हे चैम्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार क्विकली ऑडियो वीडियो चेक कर लो और बता दो क्या मैं लाइव हूँ या नहीं। आज मेरे बाल सेट नहीं हो रहे, ऐसा लग रहा हूँ मैं स्कूल जाने वाला बच्चा हूँ कोई। इट्स लुकिंग लाइक अ स्कूल गोइंग किड। ओके, गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक। और आप लोग मुझे देख रहे हैं सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 की आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच में एकाग्रता के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पे। वो सभी लोग जो मुझे नहीं जानते उन लोगों के लिए क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एकाग्रता का फाउंडर हूं और डायरेक्टर हूं। मैं सीए और सीएस दोनों एक साथ कंप्लीट किया ईयर 2011 में, फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट किया है। सिंस लास्ट 11 years आई एम टीचिंग सीए स्टूडेंट्स। आई वाज द फॉर्मर डायरेक्टर and the number one educator of an academy. Besides being a chartered accountant, besides being a teacher, I am also a lifestyle blogger. So don't forget to subscribe to my YouTube channel अंशुल अग्रवाल, जहां पे मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करता हूं। I'm a जोश टॉक स्पीकर एंड अ मोटिवेटर। आई टीच सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग और सीए इंटरमीडिएट में मैं पढ़ाता हूं एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मेरी जिंदगी में मैं इन 3 नियमों का पालन करता हूं, इन 3 सक्सेस मंत्रास का पालन करता हूं, और वो है पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। जितने भी बच्चे अभी ये सेशन देख रहे हैं, आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए गूगल ड्राइव की लिंक क्रिएटेड है, जिस लिंक को आप एक्सेस कर सकते हैं। आरटीपी एमटीपी बैच के पूरी सीरीज के आप किसी भी लेक्चर में देख लो, कमेंट सेक्शन में टॉप कमेंट पिन किया हुआ है। ये लिंक अगर आप एक्सेस करेंगे तो इस लिंक पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। एमटीपी, पीवाईक्यू, आरटीपी, आईसीआई का मॉड्यूल, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको मिलेगा ये ट्रैकर। ये जो एक एक्सेल की फाइल दिख रही है, ये ट्रैकर। इस ट्रैकर के अंदर आपको पता चलेगा कि शुरुआत से लेकर अभी तक, जब से ये बैच चल रहा है, तब से मैंने क्या क्या कवर करवाया। सो अगर आप देखेंगे तो लेक्चर नंबर 1 हुआ था 18 सितंबर को। मई 2018 के पीवाईक्यू से हमने चालू किया था। जो आप ये सिलेबस पढ़ रहे हैं, सिलेबस का पहला पेपर, पहली एग्जाम थी मई 2018 में। वो पेपर हमने कंप्लीट किया 4 लेक्चर्स में। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हमने स्टार्ट किया दिसंबर 2020 का पीवाईक्यू। बहुत अमेजिंग चल रहा है पेपर भाई साहब। पिछला लेक्चर जो था ना, पिछले इनफैक्ट दोनों लेक्चर रोलर कोस्टर लेक्चर थे। पिछले लेक्चर के अंदर बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। होमवर्क था आपका क्वेश्चन नंबर 5A, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किया होगा, उसको भी हम लोग करते हैं चेक। आज का लेक्चर जो है उसका मैं प्लानिंग पहले से करके आऊं, देखते हैं कितना एग्जीक्यूट हो पाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5A चेक करने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। क्वेश्चन नंबर 4A अभी यहाँ पे करने वाले हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर एडमिशन भी हो रहा है और रिटायरमेंट भी हो रहा है। समय मिला तो क्वेश्चन नंबर 6A हम लोग करेंगे, और होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4B। क्वेश्चन नंबर 4B मॉड्यूल का क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मॉड्यूल से पढ़ना है, रेफर करना है। ये आपका आज का होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। प्रोबेबली आज और कल के लेक्चर में ये, मतलब कल के मतलब अगले लेक्चर में ये पेपर हो जाएगा खत्म। और उसके बाद हम कौन सा पेपर करने वाले हैं वो भी मैंने यहां लिखा है, जुलाई 21 का। जितने भी पेपर्स हुए ना अभी तक के, उन सारे के सारे पेपर्स में से सबसे डिफिकल्ट पेपर, सबसे ट्रिकीएस्ट पेपर, डिफिकल्ट से भी ज्यादा यूज करूंगा मैं, ट्रिकीएस्ट पेपर जो था वो था जुलाई 21 का पेपर। वो हम लोग करने वाले हैं। ये जो बैच है ये यूट्यूब पर चलता रहेगा। ये टेंटेटिवली 30 नवंबर तक हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं। 4 से 5 पीवाईक्यूज, 4 से 5 आरटीपीज यहां पर हम आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं किया उन लोगों के लिए बता दूं, हमारी ये बैच चालू हुई है एकाग्रता के ऐप पे। हाँ जी, इट्स अ पेड बैच ऑन एकाग्रता ऐप, जिसका नाम है मिशन सक्सेस बैच। ये बैच 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, महज 2 दिन हुए ये बैच चालू होकर। अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई चालू नहीं की है, या आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपके पास सबसे बेटर अल्टरनेटिव है कि 9,000 रुपीज में आप सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 को क्रैक कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, ये सारे के सारे टीचर्स। सब्जेक्ट वाइज का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ओल्ड सिलेबस का ये आखिरी एग्जाम है। किसी एक सब्जेक्ट की क्लास लगाओगे, उसी में पास होगे, बाकी में नहीं होगे, ओवरऑल रिजल्ट होगा फेल। लेकिन यहां पर ये जितने भी टीचर्स आपको दिख रहे हैं ना, हम सातों टीचर्स, हम सारे के सारे टीचर्स मिलकर एक साथ कहेंगे मिशन सक्सेस। ये जो बैच है इसका टाइम टेबल आप लोगों के सामने है। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे अकाउंट्स और लॉ। आज वेनेसडे है तो आज आप यहां देख रहे हैं सुबह अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस हो गई। अब कल से थर्सडे से इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेस यहां पर लगने वाली है। इसमें सेलेक्टिव टॉपिक्स होंगे, सारे टॉपिक्स नहीं होंगे। जो सेलेक्टिव टॉपिक्स होंगे वो आपको एग्जाम में पास करवाने के लिए काफी है। तो आप यहां पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए, कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन। बैच कहां से परचेज करना है, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए एकाग्रता.co.in, या फिर इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। मंडे टू सैटरडे 10:30 to 6:30। इसका ब्रोशर आपके गूगल ड्राइव फोल्डर में ही है।
ट्रैकर में आते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं चेक दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। लेट्स चेक दिस क्वेश्चन नाउ। Mace's Applied Laboratories were unable to agree the trial balance as on 31st March 2020 and have raised a suspense account for the difference. Next year, ये जो शब्द है इस पे ध्यान देना मिलॉर्ड, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। नेक्स्ट ईयर, ये सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो? ये जो क्वेश्चन है बेटा जी, ये बनता है कौन से स्टेज का क्वेश्चन बन रहा है? स्टेज नंबर 3 का। बिल्कुल सही समझे आप लोग। दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्वेश्चन ऑफ स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन द सब्सीक्वेंट ईयर। सो जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन सब्सीक्वेंट ईयर होता है तो जितनी भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ना, उनको रिप्लेस किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग ईयर वर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, आपने किया है रिपेयरिंग, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तब बिल्डिंग को डेबिट कर दिया है। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी समझना, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। लेकिन क्योंकि ये स्टेज 3 का एरर है तो स्टेज 3 के अंदर क्या होगा, रिपेयर्स क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है उसको रिप्लेस कर देंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। मतलब यहां पर आपकी एंट्री होगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। P&L adjustment account debit to building account credit. Quickly check करिएगा। The addition of the freight column in the purchase journal was short by ₹1500। मतलब कुल मिलाकर बात ये, फ्रेट जो कि मेरा खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फ्रेट 1500 रुपए से शॉर्ट डेबिट हुआ है, फ्रेट को करेंगे डेबिट और सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ध्यान रखना जिसका कोई नहीं होता है उसका सस्पेंस होता है। अब यहां पर फ्रेट क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट तो हम उसको रिप्लेस करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट क्रेडिट। चेक करिएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फ्रेट अकाउंट क्रेडिट। Goods of the value of ₹1050 returned by a customer. Now how do you interpret this line returned by? रिटर्न बाय का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। कस्टमर का नाम है रानी एंड कंपनी, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रानी एंड कंपनी एंड ऑल्सो टू सेल्स रिटर्न। ओके, सबसे पहले तो अपने दिमाग में जर्नल एंट्री बनाओ। देखो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखो और खत्म करना यार। सो सेल्स रिटर्न की एंट्री होनी चाहिए आइडियली, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रानी एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। अब यहां क्या कहा है, It has been posted to the debit of Rani and Company and also to sales return account। मतलब रानी को भी डेबिट किया, सेल्स रिटर्न को भी डेबिट किया। अब अगर आप थोड़ा डिटेल में सोचते हैं तो सेल्स रिटर्न को तो डेबिट करना चाहिए था वैसे भी, और सेल्स रिटर्न को तो डेबिट किया है वैसे भी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है रानी में। एक्चुअली प्रॉब्लम हमेशा रानी में ही होती है, प्रॉब्लम है रानी में। रानी अकाउंट को आपको करना चाहिए था क्रेडिट, रानी को आपने किया है डेबिट। अब मैं क्या करूंगा, रानी को करूंगा 2 बार का क्रेडिट, मतलब मैं यहां पर लिखूंगा टू रानी एंड कंपनी 2100, 1050 प्लस 1050 2100। लेकिन मैं डेबिट किसको करूंगा, और एक चीज ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं होता है उसका सस्पेंस होता है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2100 टू रानी एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट 2100। चेक करिएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2100 टू रानी एंड कंपनी 2100। सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹30,000। सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ओ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, द टोटल ऑफ विच हैज बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। बहुत सिंपल, अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल है यार, ये क्या है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब करेंगे क्या, सेल्स जो कि गलती से क्रेडिट हुआ है, सेल्स को करेंगे डेबिट और फर्नीचर को करेंगे क्रेडिट। क्या इन दोनों में से कोई भी नॉमिनल अकाउंट है? फर्नीचर अकाउंट का नेचर होता है रियल अकाउंट, सेल्स अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। मतलब जर्नल एंट्री क्या पास होगी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। चेक करिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम राजा एंड कंपनी फॉर ₹20,000 had been returned by the bank as dishonored।
तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो था विच वॉज रिसीव फ्रॉम राजा एंड कंपनी, मतलब राजा एंड कंपनी कौन है, ड्रॉई, हैज बीन रिटर्न डिसऑनर, बैंक ने डिसऑनर किया है, एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक, क्योंकि बैंक ने पेमेंट डिडक्ट किया है। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, दिमाग में सोचो, bill which was previously discounted with the bank is now dishonored by the bank. The journal entry will be drawee account debit to bank account credit. So bank account should have been credited, bank account is credited, but instead of drawee's account, instead of Raja and company account, it is debited to bills receivable account. Shabash. Rectification entry, Raja and company account debit to बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल का नेचर होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चेक करिएगा सर, एक क्वेश्चन यहां पर पूछना था आपसे, बताएं बार खुदा सर, स्टेज नंबर 3 के अंदर हमें 2 एंट्रीज और करनी पड़ती है, ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्या वो 2 एंट्रीज यहां पर होगी? 5 मार्क का क्वेश्चन है, वो 2 एंट्रीज नहीं। सिंपल है, 5 ट्रांजेक्शन 5 एंट्रीज 5 मार्क्स, खत्म। चेक करिएगा, चेक करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन, मजा। अब मजा तो अब आएगा ना भिड़ो, जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन करेंगे ना बेटा लल्लू, तब आएगा मजा। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन का क्वेश्चन के लास्ट लाइन में छुपा होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन अलोंग विद, हाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी है, वाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ABC, नया पार्टनर D आ रहा है, नया पार्टनर D आ रहा है और B जा रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने कॉलम्स बनेंगे? पर्टिकुलर्स ABCD, पर्टिकुलर्स ABCD। लास्ट लेक्चर में अकाउंट करंट का क्वेश्चन किया था, तभी भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए यू शुड प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑन एडजॉइनिंग पेज। तो एडजॉइनिंग पेज पे फॉर्मेट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तकरीबन 6 से 7 लाइंस का, पार्टनर्स कैपिटल एडजॉइनिंग पेज पे 6 से 7 लाइंस का, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टेक्निकल भुर्जी। क्वेश्चन नंबर 5A, पार्टनरशिप अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर तो बनेगी बहुत सारी वर्किंग नोट्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये बन गया मेरा, चलो बेटा निकलो यहां से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके नीचे ही मैं वर्किंग नोट्स बना दूंगा। लाइन मारना भी एक आर्ट है, एक कला है, हर एक को नहीं आती। देखो टेढ़ी मारता हूं तो भी सीधी लग जाती है लाइन। वाओ वाओ, दैट्स अमेजिंग। फ्री हैंड ड्राइंग, वेरी गुड। 1 2 3, थोड़ा ज्यादा ब्रॉड बना लेता हूं। आप भी ट्राई करो, ऐसे शिफ्ट करने की कोशिश करो। नहीं नहीं, निरंतर प्रयास करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। हाँ, बस निरंतर प्रयास करते रहो बेटा बस। हाँ, समझ रहे हो? हम्म, कॉपी, प्रयास करो ऐसा। पेस्ट, ऐसा लग रहा है जेल की सलाखें बनाई हो, नहीं? पेस्ट, हाँ जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
डेबिट particulars A, B, C, D. Particulars A, B, C, D. Credits. It's a skill. Done all of you. सारे के सारे छापू लोगों, फटाफट चेक कर लो क्या आपने फॉर्मेट छाप लिया है या नहीं। फटाफट छाप लो। डन। इंदौर जाने से पहले सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मैं करके जा रहा हूँ। ये इस हफ्ते की आखिरी रिकॉर्डिंग है। उम्मीद करता हूँ मंडे से पहले मैं वापस इंदौर पहुंच जाऊँ, बैंगलोर पहुंच जाऊँ। मंडे से पहले बैंगलोर पहुंच गया तो अगली क्लास लाइव हो जाएगी। वापस जाने की टिकट अभी इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि कितना काम होगा वहां जाके, जाने के बाद ही समझ में आएगा यार। चलिए आगे बढ़े। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस, लेट्स डू स्टार मार्किंग एंड लेट्स स्टार्ट। Mrs. TB Tuberculosis is a partnership firm with the partners A, B, and C sharing profits and losses and the ratio of 3:2:5. The balance sheet of the firm as on 30th June 2020 was as under: land, building, plant, machinery, investment, inventory, trade receivable, A capital, B capital, C capital, long-term loan, bank overdraft, trade payables. Now, it was mutually agreed that B will retire from the partnership and in his place D will be admitted as a partner on 1st July 2020. For this purpose following adjustments are to be made. Goodwill of the firm is to be revalued. ठीक है, देख लेंगे. Building and plant and machinery are to be valued at 95% and 80%. तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी कम हो रही है, मैंने माइनस माइनस उसके पास लगा दिया है। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट ₹46,000। इसका मतलब समझना, अगर आप देखेंगे तो आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू दिख रही है 42,000, और जो रिटायरिंग पार्टनर है, कौन है रिटायरिंग पार्टनर? बी। हमेशा ये मत समझना कि मरने का अधिकार सी का ही होगा, हाँ, कभी कभी सौभाग्य बी को भी दो, समझ रहे हो? हाँ, तो ये जो 42,000 की इन्वेस्टमेंट है, पहले इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसको रीवैल्यू करेंगे, 42 से बनेगा 46, उसके बाद में जो रिटायरिंग पार्टनर है ही विल टेक ओवर दैट। Trade receivables are considered good only up to 85% of the balance sheet figure. Balance are considered to be bad. मतलब minus. Okay. In the reconstituted firm, the total capital will be rupees 4 lakh, which will be contributed by A, B, and D. A, C, and D. एक second. A, C, and D, not A, B, and D. A, C, and D in the ratio of 3:4:3। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो रेशियो है ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? चेक करिएगा। कैन आई कंसिडर दिस रेशियो एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पक्का क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? नाउ the amounts due to retiring partner shall be transferred to his loan account. That's all. वैसे तो क्वेश्चन चिंटू है, चिंटू, चलो चिंटू का चिंटू बना निकालते हैं, एक एक करके लिखते हैं। बैलेंस शीट हम बनानी नहीं है, काहे को थक रहे ले हो भाई, सीधा रीवैल्यूएशन में चलो। रीवैल्यूएशन ठीक है। बिल्डिंग एंड प्लांट आर टू बी रीवैल्यूड एट 95% एंड 80%। बिल्डिंग 95 और प्लांट 80%। बिल्डिंग 95 और प्लांट 80%। एक ही मिनट, एक काम याद आ गया, लिख लेता हूं। दिमाग जो है ना इंसान का, मल्टीटास्किंग करता है। वेरी गुड। मैं क्या करता हूँ, ऐसी एक लिस्ट बना ले, काम नहीं दिखाऊंगा तुमको, ऐसी एक लिस्ट बना लेता हूँ स्टिकी नोट्स पे, तो जो भी काम जब भी याद आता है ना, ऐसे उसके ऊपर लिख लेता हूँ और इसको हमेशा डेस्क पे रख देता हूँ। That's all. सो बिल्डिंग है 2,20,000, उसकी 5% से वैल्यू कम हो रही है, 11,000 रुपए से वैल्यू कम हो रही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 2,
बिल्डिंग 11,000, प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख, 20% से वैल्यू कम हो रही है, मतलब 80,000 से, तो लॉस हो रहा है। तो 2 plant and machinery. This question would have become more lengthy if they would have also asked you to prepare balance sheet, which is not the case. Investments की वैल्यू बढ़ रही है, 4,000 से वैल्यू बढ़ेगी, 42 की जगह 46 होगा। क्वेश्चन पढ़ते समय ना ऐसा पढ़ो कि आपके दिमाग में ना पूरी कहानी फिक्स्ड हो जाए। इन्वेस्टमेंट्स जो है 42,000 की वैल्यू है, 42,000 से उसकी वैल्यू हो रही है 46,000, पहले तो वैल्यू बढ़ रही है। और अब जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, वो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जा रहे हैं, तो बी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इनके कॉलम में आएगा 46,000। सो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओ और फिर दे जाओ। इन्वेंट्रीज में कोई चेंज नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स में 1,59,000 और वो क्या कह रहे हैं, अप टू 85% दे आर गुड, मतलब 15% के बैड डेट्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड द बैड डेट्स। यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं है, क्वेश्चन साफ शब्दों में कह रहा है दे आर नॉट कंसिडर्ड गुड, मतलब बैड डेट है। मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, ऐसा वो बोल रहे हैं। 2 बैड डेट्स 23850, 23850 एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट्स में ड्रॉ करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 12496, 160,420, कोई रिजर्व्स है, अगर कोई भी रिजर्व्स होगा तो उसको ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। लॉन्ग टर्म लोन नो, बैंक ओवरड्राफ्ट नो, ट्रेड पेबल्स नो, बैलेंस शीट सिंपली रे बाबा। एडजस्टमेंट नंबर डी हमारा हो चुका है, उसका इफेक्ट हमने दे दिया है, चेक करो यस के नो। यस, इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म टोटल कैपिटल विल बी 4 लाख, इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए सी एंड डी इन द न्यू रेशियो। एक सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर आकर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस टोटल जो है नए फर्म का वो कितना है 4 लाख। बी पार्टनर नहीं है, पहले से ही बी को मैंने कर दिया डैश। अब ये जो 4 लाख रुपीस का कैपिटल है नए फर्म का, ये 3 पार्टनर्स मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए सी और डी, और इनका रेशियो है 3:4:3। सो 3 + 4 7 + 3 10, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,20,000, 1,60,000 एंड 1,20,000। तो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस जो है वो तीनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का दिया हुआ है, टोटल कैपिटल बैलेंस दिया है। वापस पढ़िएगा, इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म टोटल कैपिटल विल बी 4 lakhs which will be contributed by A, C and D in the ratio of 3:4:3. So 4 lakhs divided by 10 multiplied by 3 gives you 1,20,000, 1,60,000, 1,20,000 amount due to retiring partner to be transferred to his loan account. तो मैं डेबिट में लिखता हूं टू बीज लोन अकाउंट। जो भी अमाउंट निकलेगा सिर्फ बी के कॉलम में आएगा, ए सी डी के कॉलम में नहीं आएगा। टिक मार्क हाइला, बचा ही क्या क्वेश्चन में करने को, कुछ भी नहीं रे बाबा, क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स ऑल। सिर्फ एक ही तो एडजस्टमेंट बचा है गुडविल का। मां कसम, जिसको ढूंढा गली गली वो मेरे बगल में निकली। रीवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं क्लोज। 11,000 + 80,000 + 23850, टोटल 114,850 है, चेक करो। वही झाग, वही सफेदी, जब कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ना ले। अबे तो लेना कौन मना कर रहा है तेरे को, काय को थक रे ले भाई। 4,000 माइनस करते हैं, सो 110,850, 1,10,850 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो लॉस है ना, ये जो लॉस, ये लॉस कौन कौन शेयर करेगा, ए, बी और सी। क्योंकि लॉस है पुराना, तो पुराने पार्टनर्स का लॉस पुराने पार्टनर्स शेयर करेंगे, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:5।
3 plus 2 5 plus 5 10. Okay, so 3 by 10, 2 by 10, 5 by 10. शाबाश. डिवाइडेड बाय 10, जो भी फिगर है वो कांस्टेंट, इनटू 3 इक्वल टू 33255 33255 2 इक्वल टू 22,170 22,170 55,425. चेक करा मुलांनो, पटपट पटपट, जास्तीचे शहाणपण नको मला. हा, समजलं की नाही? रेकॉर्डिंग आहे तर काय है काय, कशाला वांदा घालतोय रे बाबा, नीट अभ्यास कर की. मी लाईव्ह असो की मी रेकॉर्डिंगला असो, मी तुला आत्तेच सांगतो, माझं लक्ष असते सगळीकडे. हो, 33,255 33,255 लिहा. बीचं किती आहे रे बाबा, लवकर सांग. 22,170 रुपये 22,170 रुपये. आणि शीचं किती आहे, शीचं आहे 55,425 55,425. आणि डी मध्ये काय लिहू नको रे बाबा, सध्या काहीच लिहू नको. अजून तो झाला नाही भागीदार होण्याच्या अगोदरचा लॉस त्याला पेटवतोय का रे काय. ओके, now what was that? That was an ad break. It was an ad break. Actually, we switched from national TV to regional TV of Maharashtra. So it was an ad break. Amazing. Talent. You all know it. Let me do some jugaad. I will do some jugaad. Don't worry. Just give me some moment. Oh, sir. So you want a moment? No, not like that. You're misunderstanding me. Not that type of moment. I'm just doing some jugaad and then doing some safai. And I'm making place for working note number 1. Oh my God, you're so amazing, sir. I know that. Tell me something which I don't know. Let's prepare working note number 1. Gaining / sacrificing ratio. मैं तो थक गई, मैं तो फिर से थक गई, मैं तो तीसरी बार थक गई. 4 पार्टनर्स हैं आपके पास, A B C D. सबसे पहले उनका लिखते हैं ओल्ड रेशियो. 3:2:5. सो 3/10, 2/10, 5/10, D का डैश 3:5. आता लिहायचं न्यू रेशियो. समजलं की नाही? न्यू रेशियो कितना है रे बाबा, पट बोलने का. 3:4:3. और इधर को आकर ऐसा बी के पास ना गुंडी बनाने का, डैश बनाने का, क्योंकि अभी बी तो पार्टनर नहीं रहेला ना, बरोबर ही कि नहीं. तो 3/4 बोले तो 3/10, बोले तो 4/10, और बोले तो 3/10. बरोबर ही कि नहीं. अब ये देखने का कि गेनिंग रेशियो कितना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है. गेन या सैक्रिफाइस कब होता है, तो उसको कंपेयर करते हैं, पहले कितना था अभी कितना है. अगर एक आप देखते हैं तो पहले 3/10 था और अभी भी 3/10 है. जो थोड़े मैथमेटिक्स में कमजोर है ना, आपकी तरह, मैं तो प्रो हूं, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो. पहले भी 30% मिलता था, अभी भी 30% मिलता है. इसका गरीब का कोई गेन नहीं है, कोई लॉस नहीं. अगर आप बी का देखोगे तो बी को पहले 2/10 20% मिलता था कि दोला, अभी कितना टोका मिलता है, 0%. तो ये $2 का नुकसान हो गया. कितना नुकसान हो गया, 2/10 - 2/10 सैक्रिफाइस रेशियो. ओ शी का देखो, शी को पहले कितना टोका मिलता था, 50%. अभी कितना टोका मिलता है, 40%. मतलब लॉस हो गया है सब्जी. कितना लॉस हो गया, 10%. -1/10% सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और अगर डी का देखेंगे तो डी को की $, पहले कुछ भी नहीं मिलता था $, और अब डी को मिलता है 30%. मतलब डी को क्या हुआ है, $, गेन हुआ है. +3/10 गेनिंग रेशियो. समझ गए, आमी तोमाके भालोबाची. हाँ, सो यार एक क्रॉस वेरिफिकेशन ध्यान रखना. ऑलवेज इट शुड हैपन, टोटल सैक्रिफाइस शुड बी इक्वल टू टोटल गेन. Total sacrifice 3/10 should be total gain 3/10. समझ गया? हाँ, नहीं समझे मार खाएगी.
आइसक्रीम खाएगी? हाँ, लेक्चर के बाद। आइसक्रीम बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी। एक ही मिनट। ओके, अब हम करते हैं गुडविल की एंट्री। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो बेटा, पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है, गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है ये वाली जो गुडविल है ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 के हिसाब से इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो होती है उसकी कॉस्ट आप असरटेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है। फिर भी हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख एंड ड्यू टू फर्म्स लोकेशन एडवांटेज। फर्म की गुडविल क्यों है? क्योंकि उनके पास अच्छी जगह है, ड्यू टू फर्म्स लोकेशनल एडवांटेज। ये भी ठीक है, बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। इसका मतलब है यहां पे गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है इसको कहा जाता है गुडविल रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ। क्या ट्रीटमेंट होता है बेटा जी इसका? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लूजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझना, जर्नल एंट्री क्या बोली मैंने? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू losing partners capital account credit. Now if you look at your working note number 1, D is gaining, so D's capital account debit to losing partners capital account. Who all are losing? B's capital account and to C's capital account. So B is losing, C is losing, D is gaining. पहले एंट्री चेक करो फिर मैं अमाउंट पे आता हूं। पहले एंट्री चेक करो फिर मैं अमाउंट पे आता हूं। आई रिपीट, जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लूजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। चेक करिएगा, क्लियर है? ए का कोई गेन नहीं है, कोई सैक्रिफाइस नहीं, फुल ऑन गरीब, फुल ऑन गरीब। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 lakhs. नाउ अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इधर बाजू को शिफ्ट करने का। हाँ, 3 लाख में डी का रेशियो है 3/10। 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इट कमिंग टू 90,000। चेक करो, मतलब डी 90,000 गुडविल लाएगा, और ये जो डी लेकर आएगा ये किसके लिए ला रहा है? उन पार्टनर्स के लिए जिनको सैक्रिफाइस करना पड़ा है डी के आने की वजह से। लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है? 3 lakh into what is the sacrifice ratio of B? 2/10, and you have 3 lakhs into 1/10. Okay, so this gives you 60,000 and 30,000. Check all of you. Check all of you. 60,000 and 30,000. सो डी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2 B एंड C, डी के डेबिट में 90,000 बाय डीज अकाउंट, बी के कॉलम में 60,000 और सी के कॉलम में 30,000। क्वेश्चन अगर कंसंट्रेशन से ढंग से पढ़ो ना यार, बार बार रेफर करने की जरूरत नहीं, काफी फिगर्स याद हो जाती है, और फिगर्स अगर याद हो गई ना ऐसे सॉल्व होता है, ऐसे। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, दैट्स ऑल। अब हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पहले मैं बी का क्लोज करूंगा क्योंकि बी रिटायरिंग पार्टनर है। 1,56,000 माइनस 46,000 माइनस 22,170, 87,830, 87,830। चेक करो। अब ए का आप देखोगे तो डेबिट का टोटल है 1,20,000 प्लस 33,255
डेबिट की टोटल ज्यादा है 153,255, 153,255 माइनस 1,24,000। अब जो बैलेंस बच रहा है उतनी कैश वो लेकर आएंगे बाय बैंक अकाउंट 29,255। समझ रहे हैं आप, जितना शॉर्टफॉल है वो लेकर आएंगे, उतनी कैश वो लेकर आएंगे। सी के केस में देखिए क्या पोजीशन बन रही है सर, 1,60,000 प्लस 55,425, 215,425, 215,425, 215,425 माइनस 1,60,000 माइनस 30,000, 25425। भाई साहब नेक्स्ट लेवल, रंबा सॉलिड। 1,20,000 प्लस 90,000, 2,10,000। अरे सर डी की क्रेडिट की टोटल ज्यादा है सर, 4,20,000 और यहां पर भी लिखेंगे 4,20,000। तो सर डी के केस में क्या होगा? मैंने 420 कैसे लिखा वैसे डी के केस में? हाइला, या आया कहां से 420? काहीतरी गोची झाले रे बाबा। हाँ हम की इकडनं कशी काय निघाल रे? 2,10,000, ये तो नया पार्टनर है ना, सॉरी, ये तो पूरा के पूरा कैश लेकर आएगा, कोई बात नहीं। 2,10,000 होता है, होता है, होता है, होता है। रिकॉर्डिंग्स में कभी कभी ऐसा होता है, इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे पता है लाइव में मजे ले रहे होंगे ना तुम लोग, अभी मैं चैट में चेक करूंगा, फुल ऑन मजे ले रहे होंगे अभी तो मेरे जबरदस्त वाले ना। हो गया क्वेश्चन खत्म, क्या बात है, अमेजिंग, मजा आया ये क्वेश्चन करके, अच्छा क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग था। अब एक कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4A भी यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका आज का होमवर्क है, जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 8। ये आप करेंगे, मॉड्यूल का है, ICAI स्टडी मटेरियल का है, सिर्फ ओपन करके आपको रेफर करना है, हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5A हो चुका है, 5B हो चुका है, 5C हमारा पेंडिंग है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6A। समय को मद्देनजर रखते हुए 6A करें या 6B करें, फिर अगले लेक्चर के लिए बचेगा क्या हमारे पास? अगले लेक्चर के लिए 5C, 6B कर लें, नेक्स्ट लेक्चर के लिए उतना बचेगा, नेक्स्ट लेक्चर में पेपर खत्म हो जाएगा। 6B कर लेते हैं, लेट्स डू 6B एंड लेट मी अपडेट योर ट्रैकर फर्स्ट। अगले क्लास का भी अपडेट कर देता हूं मैं। चेक होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4B, फिर क्लास वर्क बचेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5C, 5C है ना, 5A हो गया, B हो गया, 5C बचेगा, 5C, क्वेश्चन 6A एंड क्वेश्चन 6C। क्वेश्चन 6C तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कर लेंगे। मतलब अगले क्लास में ये हमारा पेपर हो जाएगा खत्म। रिफ्रेश करता हूं, आपको दिखाता हूं अपडेट होने का, ठीक है। चलिए, डिबेंचर्स का क्वेश्चन है, किस किसने किया है टॉपिक डिबेंचर और किस किसने छोड़ा है? आपको पता है ना, हर लेक्चर के अंदर मैंडेटरी है। थैंक यू सो मच, पिछले 2 लेक्चर से आप जो कमेंट्स लिख रहे हैं, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं और आज के लेक्चर में भी मैं इंतजार करूंगा। 2 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इनफैक्ट 3 टॉपिक्स हुए हैं, रेक्टिफिकेशन का, उसके बाद में पार्टनरशिप और तीसरा डिबेंचर्स। मतलब एक रूल हम लोगों ने बनाया है, जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं सबको मैं बता दूं, हर क्लास एंड होने के बाद, हर वीडियो एंड होने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी आप मेरे लिख सकें, मतलब लव यू सर, थैंक यू सर, यू नो यू आर द बेस्ट सर, यू आर जीनियस, तास, अंशुल सरानी सर, यू आर माइंड ब्लोइंग, आई मीन हमने आपके जैसा नहीं देखा, जो मतलब जितनी भी तारीफ करनी है करो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद उस लेक्चर में, मतलब आज के लेक्चर में जो जो टॉपिक कवर किए हैं
सबसे पहले हमने किया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके बाद हमने किया है पार्टनरशिप, और अभी हम लोग कर रहे हैं डिबेंचर्स। इन तीनों में आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करना है आउट ऑफ 10, जहां पे लोएस्ट मींस लो कॉन्फिडेंस, हाईएस्ट मींस मैक्सिमम कॉन्फिडेंस। सपोज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 9 आउट ऑफ 10, एग्जांपल दे रहा हूं। पार्टनरशिप में था 7 आउट ऑफ 10, और डिबेंचर्स में है सपोज 5 आउट ऑफ 10। और फिर नीचे आप लिखोगे अपना नाम और अपने शहर का नाम। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई वांट ईच एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस क्लास टू कमेंट, और वीडियो को तो लाइक करना ही है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अटेंडेंस मार्क करने का तरीका है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 सी नहीं रे बाबा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 बी, डिबेंचर्स। अच्छा क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, समझना। वाई कंपनी इशूज 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹60 लाख एज फॉलोज। 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, नॉमिनल वैल्यू है 60 लाख रुपीस। अब समझना, अगर 10,000 डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू 60 लाख रुपीस है, तो एक डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी होगी? तो 60 लैक्स डिवाइडेड बाय 10,000 डिबेंचर्स, मतलब 600 रुपए पर डिबेंचर। क्लियर है? पक्का? नाउ ये डिबेंचर्स इन्होंने कैसे कैसे इशू किए हैं? टू अ वेंडर, वेंडर मींस सप्लायर, फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स वर्थ ₹13 लाख, 15 लाख रुपीज नॉमिनल वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने किसी से फिक्स एसेट्स खरीदी है, और वो एसेट्स की कितने की खरीदी है? 13 लाख रुपए की। उन 13 लाख रुपए की एसेट्स के बदले आपने 15 लाख के डिबेंचर दिए, मतलब इशू एट डिस्काउंट है, ठीक है। सबसे पहले आएंगे, पहली जर्नल एंट्री लिखेंगे नंबर 1। सबसे पहले तो एसेट परचेज की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, कितने की खरीदी है? 13 लैक्स। टू सप्लायर, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 13 लैक्स बीइंग एसेट परचेज्ड। और अब आपने इनको 13 लाख रुपए के बदले 15 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो सप्लायर, क्रेडिटर, बाबू, सोना, जानू, जो नाम से आप संबोधित करना चाहते हैं संबोधन करें। 13 लाख रुपीस डिस्काउंट अकाउंट 2 लाख टू कितने परसेंट डिबेंचर्स? 12% डिबेंचर्स। बीइंग डिबेंचर्स इशू। फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सर अगर ये ऊपर वाली एंट्री पास नहीं की तो मार्क्स कटेंगे क्या? ट्राई करके देखना भाई, ट्राई करके देख। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा तेरे को एकाग्रता का 9वें बैच का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बरोबर है कि नहीं? क्यों सर? ये खत्म होने दे फिर बताता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैलेंस चेक कर लो। 60 लाख रुपीज में से 15 लाख रुपए के डिबेंचर्स यहाँ चले गए, 45 लाख के बचे। टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹30 लाख। मतलब डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कैश टू जनरल पब्लिक। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, घुमा के भी कर सकते हो। 2 नंबर की एंट्री। 30 लाख रुपए के डिबेंचर्स 90% पे इशू करना है, मतलब 10% डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 27 लैक्स। देखो मैं थोड़ा ना यहाँ पर थोड़ा सा ना चमत्कार करूंगा। भाई साहब जबरदस्त। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3 lakhs to 12% डिबेंचर्स। टैलेंट। इसकी घुमा के नहीं नहीं नहीं, नो ऑटोग्राफ्स, नो फोटोग्राफ्स, नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके।
नो सेल्फीज। हाँ, इसकी घुमा के एंट्री आप कैसे पास कर सकते हो, इसको डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के थ्रू ले जा सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट 27 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 27 लाख, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 27 लाख, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 12% डिबेंचर्स 30 लाख। चेक करिएगा। $45 थे, उसमें से 30 गए, 15 लाख के बचे। टू अ बैंकर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ 14 lakhs, नॉमिनल वैल्यू इज ₹15 लाख। अब ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन। लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये जो जनरल एंट्री साइड में लिख रहा हूं ना, वो आंसर का पार्ट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। एक गोली सुबह, एक गोली शाम, खाना खाने के बाद। मेरी बचपन से इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं, पर क्या करें, अग्रवाल हूं, जनरल कास्ट, ओपन कास्ट, एडमिशन कहां मिलता है, एडमिशन कहां मिलता है, और परसेंटेज आते नहीं है। करें क्या, बन गए सीए। हाँ जी, कहानी समझिए। कहानी कुछ इस प्रकार है कि आपने बैंक से लिया है लोन 14 लाख रुपए का। बैंक से जो 14 लाख रुपए का लोन लिया है उसकी एंट्री है, कर चुके हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। यहां पर आपने डिबेंचर इशू नहीं किए हैं, यहां पर आपने डिबेंचर सिर्फ दिए हैं। किसी को अपना बच्चा गोद देना और किसी के यहां पे 2 घंटे के लिए अपना बच्चा छोड़ के जाना, दोनों में फर्क होता है। किसी को अपना बच्चा गोद देना मतलब आज से ये तेरी औलाद, मेरी औलाद नहीं है। और किसी के यहां अपना बच्चा 2 घंटे के लिए छोड़ के जाना का मतलब है भैया मैं आ रहा हूं, मार्केट जाके आ रहा हूं, जब तक हमारे बच्चे को आप संभालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। डिबेंचर की बने सिक्योरिटी इशू नहीं किया है। हमने बैंक से लोन लिया है 14 लाख का और बैंक को कहा है कि हम सिक्योरिटी के तौर पे ये डिबेंचर आपको दे रहे हैं। अब अगर मैंने मेरा लोन रीपे नहीं किया, इफ आई डिडंट रीपेड माय लोन, तब तो ये डिबेंचर्स जो हैं ये आपके हो जाएंगे। और अगर मैंने मेरा लोन रीपे कर दिया तो आप ये डिबेंचर मुझे वापस दे देंगे। मतलब आज की तारीख में सिर्फ एक गिरवी के तौर पे, एक अमानत के तौर पे उनके पास पड़ा है, इशू नहीं किया है। ऐसे केस में हम एक अकाउंट यूज करते हैं, उसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू। करेक्ट। अब मैं यहां पर अगली क्लास के लिए ना आपके और मेरे लिए लिख लेता हूं। होमवर्क कौन सा है भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 4B एनपीओ का, और फिर इसके बाद पेंडिंग क्वेश्चंस बचेंगे हमारे। वैसे तो ट्रैकर में लिखा है बट फिर भी मन की शांति। क्वेश्चन नंबर 5C बचा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6A बचा है, फोर फीचर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6B बचा है, 6B नहीं 6C बचा है, जो कि डेप्रिसिएशन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया चल रहा है, पूरा के पूरा पेपर सॉल्व किया हमने, मजा आ रहा है। ट्रैकर एक बार आपको दिखा देता हूं, आई एम श्योर अपडेट हो गया होगा। कभी कभी गूगल जी को टाइम लगता है। हाँ अपडेट हो गया, आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। सो लेक्चर नंबर 8 आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5A कंप्लीट किया है, होमवर्क चेक किया है, 4A कंप्लीट किया है, 6B कंप्लीट, 6C कंप्लीट करना है, हाँ 6B कंप्लीट किया है, और क्वेश्चन नंबर 4B आपका होमवर्क है। अगली क्लास होगी 9 अक्टूबर को, लेक्चर नंबर 9 अगले मंडे को, और उसके अंदर हम लोग ये पेपर को कर देंगे खत्म। उसके बाद
जो अगली क्लासेस होगी उसमें हम लोग करने वाले हैं जुलाई 21 का PYQ। सो सभी जने मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको आज का सेशन। और आज आई डोंट नो मुझे डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि किसी का कमेंट आया तो डिस्कशन करना जरूरी है। ठीक है, अलग से वीडियो इस पे बनेगी, अभी के लिए समझ लो। What if you fail in December 23? It's a harsh reality, let's face it. It's a harsh reality, let's face it. दो पॉसिबल स्टूडेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। एक जो ये चीज समझ जाए एग्जाम्स देने के बाद। तो आपकी एग्जाम्स की डेट क्या है? 31 दिसंबर को अकाउंट्स, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी। तो ये वाला जो बच्चा है ये एग्जाम्स के बाद समझ जाएगा, मतलब 6 जनवरी 2024 को समझ जाएगा। और दूसरे टाइप के बच्चे वो बच्चे होंगे जो जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक एक इल्यूजन में जिएंगे, है ना। दे विल आइडेंटिफाई दिस आफ्टर रिजल्ट्स। क्योंकि एग्जाम लेट हो रही है तो रिजल्ट भी एक हफ्ता लेट जाएगा। मेरा एस्टिमेशन कहता है 15 से 20 फरवरी को रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब समझना। नाउ हियर कम्स द पॉइंट। आप लोग अगर दिसंबर 23 में फेल होते हैं, 2-3 मिनट रुकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर दिसंबर 23 में फेल होते हैं, मैं कभी ये वर्ड यूज नहीं करता हूं फेल, आई ऑलवेज यूज वर्ड अनसक्सेसफुल, बट मैं आज मजबूर हूं ये यूज करने में क्योंकि मुझे अंदर आग लगाने की, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे सीरियस नहीं हुए हैं, इसलिए कह रहा हूं। आप लोगों का अगला अटेम्प्ट कौन सा होगा? नेक्स्ट एग्जाम कौन सी होगी? जून 2024। और जून 2024 की जो एग्जाम होगी वो कौन से सिलेबस के हिसाब से होगी? नए सिलेबस के हिसाब से होगी। अब जो बच्चा इधर से इधर को आता है या इधर से इधर को आता है उसको कितना समय मिलेगा चेक करना। 6 जनवरी से जो बच्चा आ रहा है उसको जनवरी में मिलेंगे 25 दिन, है ना। 6 जनवरी से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 25 डेज ऑफ जनवरी। फिर 2024 है तो लीप ईयर है, 29 डेज ऑफ फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 146 डेज। जो बच्चा इस रास्ते से आ रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं 20 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है, फरवरी, मार्च, नो सॉरी फरवरी में 9 डेज, फरवरी, मार्च 40, 70, अप्रैल, मई, दैट्स ऑल। 40, 70, 100, 101 दिन। मतलब कुल मिलाकर ये दोनों डिसीजंस में जो भी गैप हो रहा है, जो भी बच्चा यहाँ पे गैप क्रिएट कर रहा है, वो कुल मिलाकर मोटा मोटी 45 डेज का अपना सीधा नुकसान कर रहा है। ये सब मैं आपको वो बता रहा हूं जो कतई नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि सबकी जिंदगी में इंटरमीडिएट नवंबर 24 आए, फाउंडेशन जून 24 आना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्यों ना यहां से पॉजिटिव बात करें कि सर सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 खत्म होने के बाद आप तुरंत इंटरमीडिएट चालू कर दो। 6 जनवरी 2024 को हमारा फाउंडेशन खत्म हो गया, 2-4-6 दिन छुट्टी बना ले सर, वार्म अप बैच चालू कर दो, जैसे मैं हमेशा करता हूं और मैं करूंगा अभी भी। मैं चाहता हूं डिस्कशन उधर को जाए, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं मेरे चाहने से ना चाहने से कुछ थोड़ी होता है, वो तो आपके चाहने ना चाहने से होगा। अब सवाल यह है कि ये जो 146, 146 या 101 डेज बचेंगे, इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में कुछ टॉपिक्स आपके जा रहे हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट जा रहा है, एवरेज ड्यू डेट जा रहा है, अकाउंट करंट जा रहा है, सोगरा आपका जा रहा है। आसान टॉपिक्स है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स है। कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, आ गए हैं मतलब सिलेबस में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सिंगल एंट्री सिस्टम, ये टॉपिक्स आ गए हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो बनेगी इसके ऊपर, बट अभी के लिए समझ लो। लॉ की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले से बड़ा हो गया है,
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंटरमीडिएट में थे वो अब फाउंडेशन में आ गए। कंपनीज एक्ट का स्कोप थोड़ा बढ़ा दिया गया है, एक नया एक्ट आ गया है, ऑल टुगेदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग हटा दिया गया। बड़ा चेंज है, बीसीआर हटा दिया गया। पेपर नंबर 3 मैक्स स्टैट्स एलआर। भाई साहब इसका तो पूरा के पूरा नाम ही चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लीस्ट अफेक्टेड है बट चेंजेस इसमें भी, ठीक है। पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड बीसीके जो था, बीसीके हटा दिया है। पहले आप इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा दिसंबर 23 में फेल होता है तो जून 24 के लिए खुद को रिपीटर मत बोलना। मैं भी बता रहा हूं, जून 24 में आप रिपीटर नहीं रहोगे, मेरे नजरिए में जून 24 में आप फ्रेशर ही रहोगे। बिकॉज आपको सिर्फ रिवीजन से काम नहीं चलेगा। अगर दिसंबर 23 की एग्जाम अच्छी नहीं जाती है एंड यू रियलाइज दैट फैक्ट इमीडिएटली आफ्टर गिविंग एग्जाम, या फिर आप रिजल्ट के बाद आइडेंटिफाई करते हो, आप लोगों को नए सिलेबस की प्रॉपर पूरी बैच अटेंड करनी पड़ेगी। मतलब 6 महीना तो जो गया सो गया, उसके अलावा बहुत कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। बहुत कुछ बोले तो बहुत कुछ। मतलब आम तौर पे जो बच्चा फेल होता था, सपोज ये सिलेबस चेंज नहीं होता था और अगर कोई बच्चा दिसंबर 23 में फेल होता था तो उसको जून 24 में सेम सिलेबस में एग्जाम देनी पड़ती थी। तो ये जो भी 100-150 दिन मिल रहे हैं ना, ये उसको यूज करता था एग्जिस्टिंग सिलेबस को रिवाइज करने में। वो भी कुछ बच्चों को कम पड़ते थे। अब आप समझो आपको क्या करना है। आप जो फेल हो गए हैं उनको जो सिलेबस है वो तो रिवाइज करने का है, जो करने का ही है। उसके अलावा दुनिया भर का नया सिलेबस पढ़ना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरा बैच का टैगलाइन देखना, मैं आपको दिखा देता हूं। मेरा जो बैच है उसका टैगलाइन है, अब की बार आर या पार। सिंपल, या तो आर होंगे या पार होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है दिसंबर 23 के साथ, क्योंकि अगर दिसंबर 23 में रिस्क लिया तो उसके पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े। तो अभी भी कह रहा हूं, भली बाउंड्री पे निकालो, 200 चाहिए ना, 400 में से 201 पे आके निकालो, पर दिसंबर 23 निकालो। पढ़ाई हो गई है तो यूट्यूब पे कंटिन्यू करो, नहीं तो एकाग्रता के ऐप पे आ जाओ। 9,000 रुपए का ये बैच है। मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूं भाई, 9,000 रुपए कमाकर मैं क्या ही कर लूंगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं कि बेटा इस अटेम्प्ट की कीमत तुम नहीं जानते हो। अगर ये अटेम्प्ट लग गया ना तो उसकी कॉस्ट क्या होगी ये तुम समझ नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो? तो इस चीज का रखना है ध्यान। थैंक यू सो मच, इट वाज एन अमेजिंग वीक स्पेंट विद यू ऑल। सेकंड वीक ऑफ आरटीपीएम टीपीपीवाई की बैच, उम्मीद करता हूं आप एंजॉय करे होंगे। पीयूषा मैम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, निशांत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं शाम को 5 बजे, आपको जोशी सर लॉ पढ़ाते हैं 6 बजे, 7 बजे मैं पढ़ाता हूं अकाउंट्स, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे स्वाति मैम आपको पढ़ा रहे हैं लॉ शाम को 5 बजे। थैंक यू सो मच। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले क्लास में। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी कह रहा हूं ज्वाइन कर लीजिए मिशन सक्सेस बैच। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।